दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन बैंकर्स वे में। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आप जहाँ भी होंगे सब स्टाफ टू क्लर्क के लिए रेडी होंगे कि एग्ज़ाम में अब की बार 100% पास होना है। और मैं आपसे उम्मीद ये करता हूँ कि आप लोग जो भी वीडियोस जो भी क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ उसको सॉल्व कर रहे होंगे। लेकिन पीएनबी वालों ने खैर छोड़ दिया है पढ़ना, तो मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि जिसका पेपर ख़राब हुआ है, जिसका अगले साल होने वाला है, तो वो भी अपनी तैयारी जारी रखें ताकि पेपर आपने देख लिया है कैसा आता है और आप उस पेपर को अच्छे से क्रैक करें। आज का जो एमसीक्यू है आपको 10 बजे मिल जाएगा और उसमें जनरल बैंकिंग के 20 क्वेश्चन और एसबीआई के उसमें 10 क्वेश्चन मेंशन किए गए हैं। पीएनबी के क्वेश्चनों के लिए भी आजकल कलेक्शन कर रहा हूँ मैं, तो पीएनबी के भी क्वेश्चन इसमें डाले जाएंगे और बाकी टेंशन नहीं लेना है, सब ठीक हो जाएगा। जो जनरल बैंकिंग के क्वेश्चन हैं वो हर एक एग्ज़ाम, चाहे भारत का कोई सा भी बैंक हो, उनके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन 100% आएंगे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं स्क्रीन। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है करेंसी नोट दैट इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग हाफ ऑफ एनीवन टू ए हाफ ऑफ अनदर नोट कॉल्ड। अगर कोई नोट है, मान लीजिए ये नोट है जो आधे हिस्सा किसी दूसरे का है और आधा हिस्सा किसी दूसरे का है, तो उस नोट को क्या कहते हैं। तो नोट के ऊपर सबसे पहले नंबरिंग होती है, ऊपर और नीचे। तो अगर ये वाली साइड किसी और नोट का है, तो ये वाली साइड किसी और नोट का है, तो जो नंबर है वो क्या हो जाते हैं, मिसमैच हो जाते हैं। तो उसको बोलते हैं हम मिसमैच नोट। समझ गए होंगे आप। एक पीस किसी और का है और एक साइड पीस किसी और का है, तो उसे मिसमैच कहते हैं, म्यूटिलेटेड नहीं कहते। म्यूटिलेटेड वो वाला नोट होता है जिसका किनारा कहीं से कटा होता है। फेक नोट पहला ऑप्शन है, वो होता है नकली नोट। तो नकली तो नहीं है, इसका जो राइट आंसर है वो है मिसमैच नोट। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन सब इम्पोर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूट सके और आप एग्ज़ाम में इजीली क्रैक कर सकें। जो भी आपसे पूछा जाता है कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर दें ताकि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी तरीके से हो सके। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर अंडर सेफ डिपॉजिट लॉकर हायर। कि बैंक और कस्टमर के बीच क्या संबंध होगा जब उसने अपने लिए सुरक्षित लॉकर किराए पे लिया है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है बैंकर और कस्टमर। दूसरा ऑप्शन है लेसर और लेसी। तीसरा है बेली और बेलर। चौथा है प्रिंसिपल और स्टूडेंट। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, लेसर और लेसी का रिलेशन होता है। अगर ग्राहक लॉकर हायर करता है अपने लिए, तो बैंकर और कस्टमर के बीच लेसर और लेसी का रिलेशनशिप होता है जब वो सेफ डिपॉजिट में लॉकर को हायर करता है। अगर आपकी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं रोज़ यही बोलता हूँ, क्योंकि आपकी समझ में आना चाहिए। क्या पता मेरी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, इसलिए इंग्लिश और हिंदी में दोनों में
आपके लिए यह कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट कैन नोट द फॉलोइंग ऑपरेशन, कि जो बैंकिंग यूनिट है वो क्या करती है, मतलब क्या क्या काम करती है बैंकिंग यूनिट इस ऑपरेशन में, जो नीचे आपके पास ऑप्शन है। तो पहला है ट्रेजरी, लेंडिंग, डीम्ड या रिटेल लेंडिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लेंडिंग अब्रोड। इस ऑपरेशन को ऑफशोर बैंकिंग यूनिट कर सकती है, लेंडिंग अब्रोड को। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज गवर्न बाय। आपने एसएलआर सुना होगा, ये एसएलआर की फुल फॉर्म होती है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज गवर्नड बाय, किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? एसटीआर को। आपके सामने ऑप्शन है आरबीआई एक्ट, बैंक रेगुलेटिंग एक्ट, आरटीआई एक्ट या एनआई एक्ट। तो आपने इसका आंसर बताना है। तो आपने इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है कि एसएलआर को कौन नियंत्रित करता है, आरबीआई, बैंकिंग रैंक रेगुलेटिंग एक्ट, आरटीआई या एनआई। इसका मैं वेट करूंगा आपके आंसर का। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कवर्स, कि मतलब जो प्रधानमंत्री बीमा योजना है वो किसको कवर करती है? पहला ऑप्शन है डेथ ड्यू नेचुरल, जिसकी मृत्यु मतलब नेचुरली हो जाती है, जो जिसने मरना है मतलब स्वाभाविक। अगला है डेथ ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी कारण से मृत्यु। और तीसरा है इट इज़ अ जनरल इंश्योरेंस। और चौथा है नन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डेथ ड्यू टू एनी रीजन, कि अगर व्यक्ति की मृत्यु, कस्टमर की मृत्यु किसी भी कारण से होती है तो उसको पीएमजेजेवाई कवर मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट, पीपीएफ अकाउंट्स कैन बी ऑपरेटेड बाय, जो पीपीएफ अकाउंट है वो किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है? पहला ऑप्शन है इंडिविजुअल, हब और माइनर, ये माइनर है। अगला है इंडिविजुअल पर्सन ओनली। थर्ड है फर्म, एचयूएफ या कंपनी। और फोर्थ है ऑल अबव। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जो पीपीएफ अकाउंट है ये इंडिविजुअल पर्सनल ही ऑपरेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एन ऑर्डर चेक कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। ये जो ऑर्डर चेक होता है वो केवल किसके द्वारा स्थानांतरित किया जाता है, किसके द्वारा ट्रांसफ़र किया जाता है वो ऑर्डर चेक? पहला है इंडोर्समेंट, दूसरा है डिलीवरी, तीसरा है ए&बी और चौथा है बैंक इंडोर्समेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए&बी, इंडोर्समेंट और डिलीवरी इसका सही आंसर है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द बिलो ऑप्शंस बेस्ट सूट इन रिलेशन टू, कि नीचे जो विकल्प हैं कौन सा विकल्प इनमें से बिल्कुल बिल्कुल सही या राइट है? जो पहला ऑप्शन है वो है ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकर, दूसरा है इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनोमस बॉडी और तीसरा है फ्लोटेड बाय बीएसई एंड एनएसई और चौथा है बैंक।
और जो यहाँ पे लिखा हुआ था क्वेश्चन आधा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो ऑप्शन बेस्ट सूट इन रिलेशन टू, यहाँ पर आना था BCSBI, यहाँ पर आना था BCSBI का मतलब जो रिलेशन है वो बताना था यहाँ पे। तो ये थोड़ा BCSBI नहीं लिखा गया है, इसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहते हैं इसके लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत मिस हो जाता है BCSBI। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंडिपेंडेंस एंड एटोनोमस बॉडी। यहाँ पर BCSBI भी मेंशन कर देना क्वेश्चन के आगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द बिलो इज़ नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जो आपने NI पढ़ा होगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं हो। जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो इनमें से कौन नहीं है। पहला है चेक, दूसरा है डिविडेंड वारंट, तीसरा है बैंक DD, और चौथा है बिल ऑफ एक्सचेंज। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डिविडेंड वारंट। डिविडेंड वारंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, जबकि चेक, DD और बिल ऑफ एक्सचेंज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी नेगोशिएटेड, कि मतलब कितने समय तक जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसको नेगोशिएट किया जा सकता है। ये है इसका मतलब कि नेगोशिएट कितने समय तक किया जाता है। पहला है वंस, एक बार, ट्वाइस, दो बार, थ्राइस, तीन बार, या नो लिमिट। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसको आप कितनी बार भी नेगोशिएटेड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द चेक विच इज़ नॉट क्रॉस्ड इज कॉल्ड एज। अगर मान लिया जाए कोई चेक है और वो क्रॉस नहीं है, तो उस चेक को क्या कहते हैं। जो चेक क्रॉस नहीं है। समझे आप क्वेश्चन को, कि व्हाट इज द चेक विच इज़ नॉट क्रॉस्ड इज कॉल्ड, कि वह कौन सा चेक है कि जो क्रॉस नहीं है उसे क्या कहा जाएगा। पहला ऑप्शन है अनक्रॉस चेक, दूसरा है बियर्ड चेक। एक्चुअली यहाँ पे बियरर है, ठीक है, बियर कुछ नहीं होता, बियरर चेक होता है यहाँ पे, BEARER, बियरर चेक। तीसरा है ओपन चेक, और चौथा है ऑर्डर चेक। तो इसका जो राइट और सही आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है बियरर चेक। ये बियर्ड नहीं है, ठीक है, ये होता है बियरर, BEARER। बियरर चेक होता है जिसमें कोई भी क्रॉस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए चेक इज नॉट स्टेल टू पेबल टू बियरर और टू ऑर्डर इट विल बी पेबल टू। उस चेक धारक को भुगतान करने के लिए जमा नहीं किया जाता या उसे ऑर्डर करने के लिए भुगतान नहीं किया जाता। किसको चेक है ना, जो ये गलत लिखा है चेक, CH वो वाला चेक है, CHEQUE, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, मतलब पेई और ऑर्डर, उसको बोलते हैं पेई, एक जो दाता होता है, दूसरा है अदाकर्ता या बियरर, ये होता है बियरर या नन। तो इसका जो राइट आंसर होता है अदाकर्ता। जो अदाकर्ता होता है वही तो चेक को पेमेंट करता है या पेबल करता है। नेक्स्ट, विच टेक्नोलॉजी अलाउ यू टू एक्सेस योर बैंक अकाउंट फ्रॉम अ मोबाइल डिवाइस। ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो आपके मोबाइल डिवाइस पर उपलब्ध है। होम बैंकिंग, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग या टेलीग्राम बैंकिंग। तो इसका आंसर तो सब जानते होंगे, इसका आंसर है मोबाइल बैंकिंग, कि जो आपके मोबाइल डिवाइस में इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आउट डिफाइन द एज ऑफ माइनर।
जो माइनर होता है उसकी जो आयु है, उम्र है, उसको कहाँ परिभाषित किया गया है, उसकी परिभाषा कहाँ लिखी गई है। ऑप्शन आपके सामने ये रहे, एनआई एक्ट यानी नेगोशिएबल एक्ट, दूसरा है इंडियन मेजॉरिटी एक्ट, तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और चौथा है नन, इनमें से कोई नहीं। तो जो माइनर की जो एज है वो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट उसमें डिफाइन किया गया है कि भाई माइनर तुम्हारा इतने साल तक होगा, उसके बाद ही उसका अकाउंट को ओपन किया जाएगा विद गार्जियन के साथ। तो उसको इंडियन मेजॉरिटी एक्ट में शो किया गया है। नेक्स्ट, लोकपाल योजना किस अधिनियम के तहत बनाई गई? अम्बसमेंट स्कीम फ्रेम्ड अंडर विच एक्ट? जो लोकपाल है उसकी योजना किस अधिनियम के तहत बनाई गई? पहला ऑप्शन है आरबीआई एक्ट, दूसरा है बैंक रेगुलेटिंग एक्ट, तीसरा है आरआरबी और चौथा है नन। तो इसको किसके एक्ट पे बनाया गया है? इसको बनाया गया है बैंक रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया है। नेक्स्ट, PFRDAY इज ऑथराइज्ड बाय? जो PFRDA है इसको कौन ऑथराइज करता है? अगर मैं PFRDA की फुल फॉर्म बताऊँ आपको, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट और अथॉरिटी, ये होता है PFRDA। कौन करता है? आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स या सेबी। तो अगर मैं जो इसका आपको राइट आंसर बताऊं तो इसका जो राइट आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर सेकंड इसको ऑथराइज्ड करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंड बेस्ड बिजनेस ऑफ कॉमर्शियल बैंक? जो नीचे लिखे गए हैं ऑप्शन, उनमें से कौन सा वाणिज्य बैंकों का निधि आधारित व्यवसाय नहीं है? ये है इसका हिंदी का मतलब कि जो भी कॉमर्शियल बैंक है इनमें से वो कौन सा नहीं है। ऑप्शन आपको दिखा देते हैं। पहला है ओवरड्राफ्ट, तो होता है बैंकिंग में। इंश्योरेंस ऑफ लेटर्स, तीसरा ऑप्शन है आरटीजीएस एनईएफटी और चौथा ऑप्शन है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, इंश्योरेंस ऑफ लेटर्स ऑफ क्रेडिट कॉमर्शियल बैंकों का नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग लोकपाल योजना आरबीआई द्वारा कब शुरू की गई? जो बैंकिंग अम्बसमेंट है स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई विद इफेक्ट फ्रॉम, कि कब से इसको इफेक्ट किया गया है? 1998, 1995, 2001 और 2005। तो इसको 1995 में आरबीआई द्वारा इफेक्ट किया गया था या शुरू किया गया था, 1995। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ आरबीआई? कि इनमें से किसका कौन सा काम है जो आरबीआई का नहीं है? जो नीचे ऑप्शन है इनमें, इशू ऑफ बैंक नोट्स, बैंक नोट को जारी करना आरबीआई का काम है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन्स टू पब्लिक, इस काम को नहीं करता है आरबीआई, कि कोई पब्लिक डीलिंग नहीं है, किसी भी पब्लिक को वो लोन नहीं देता है। जबकि उसका जो तीसरा काम है वाणिज्य बैंकों के केस रिजर्व का संरक्षण, ठीक है, कस्टोडियन ऑफ केस रिजर्व ऑफ कॉमर्शियल बैंक, और चौथा है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, मतलब क्रेडिट को नियंत्रण करना, ये भी बैंक आरबीआई का काम है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र?
अगर अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफ़र इनमें से किसके द्वारा किया जाता है? अगर आपने यहाँ से और अमेरिका रुपए भेजने हैं तो आप किस चीज़ का इस्तेमाल करोगे उनको भेजने के लिए? क्या आप आरटीजीएस करोगे या एनईएफटी करोगे या स्विफ्ट करोगे या इनमें से सब करोगे? तो अगर आप बॉर्डर क्रॉस अगर आप लेन देन कर रहे हैं तो आपको उसमें स्विफ्ट का यूज़ करना पड़ेगा, SWIFT। और इसकी क्लास में पहले ही ले चुका हूँ। आप अगर नए हैं तो प्ले लिस्ट में जाके ज़रूर देखें। मैंने फुल फॉर्म और UPI लाइट और भीम, USSD, स्विफ्ट के बारे में पहले ही क्लास में चर्चा कर चुका हूँ। तो आप प्ले लिस्ट ज़रूर देखें। और अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। और अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो लाइक करने में कोई कंजूसी ना करें, क्योंकि अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो, क्योंकि लोग तो वीडियो देखते हैं और भूल जाते हैं कि लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है और चैनल को शेयर भी करना है। तो हमारी मेहनत अगर लगती है आपको सही है तो फिर तो ठीक है, और अगर नहीं लगती है तो फिर तो क्या ही बोल सकते हैं। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, किसी की समझ में आ रहा होगा और किसी की समझ में नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ तक तो जनरल बैंकिंग थी। और जो इसके बाद अभी जो शुरू हो रहा है वो हो रहा है स्टेट बैंक का जो MCQ प्रैक्टिस सेट है वो शुरू हो रहा है। तो SBI वाले सब स्टाफ तैयार हो जाओ ताकि आप भी क्लर्क बनने के लिए बिल्कुल रेडी रहें। तो शुरू करते हैं। SBI का पहला जो क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, जो कि पहले पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर जो सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन में। तो अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जोड़ें ताकि उनके साथ भी हमारा बातचीत हो सके और उनको भी मौका मिले क्लर्क बनने का। क्योंकि कई भाइयों को तो सब स्टाफ को पता ही नहीं है कि यहाँ क्लासें भी चलती है। तो इसलिए आप उनको जागरूक करें और ज़रूर बताएं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मार्केट शेयर ऑफ SBI इंडियन बैंकिंग सेक्टर? जो SBI है उसका भारत के जो बैंकिंग सेक्टर में कितना परसेंट है मार्केट शेयर? कितना परसेंट शेयर है भारतीय बैंकिंग सेक्टर में? क्योंकि सबसे बड़ा बैंकिंग सेक्टर आज की डेट में हिंदुस्तान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो ये है 1/10, 1/4, 1/2 या 1/3%। कितना होगा? अगर मैं आपको बात करूँ तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1/4। पूरे भारत में स्टेट बैंक का 1/4% शेयर है बैंकों में। अगर मैं 1/4 की बात करूँ तो इसको बोलते हैं 25%। 25% का शेयर है SBI का बैंकिंग सेक्टर में। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी कस्टमर डज SBI सर्व? कितने लोग हैं जो स्टेट बैंक की सेवा लेते हैं, कि मतलब स्टेट बैंक में उनका अकाउंट है। अब यहाँ पे अगर एक्यूरेट तो बताया नहीं जा सकता, लेकिन अप्रोक्स यहाँ पर अगर बताएं तो यहाँ पर है 48,000 ओवर, मतलब यानी 48,000 से ऊपर 48,000 करोड़ यहाँ पर सर्व करते हैं SBI को। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ब्रांच डज SBI है? SBI की कितनी ब्रांचें हैं? अब गिनती तो कर नहीं सकता कोई, लेकिन जहाँ तक आंकड़े मिले हैं मेरे को वो मिले हैं 22,405 से ऊपर ही ब्रांचें हैं स्टेट बैंक इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI हैज़ हाउ मेनी बैंकिंग करस्पॉन्डिंग आउटलेट? कि जो SBI के पास कितने करस्पॉन्डिंग आउटलेट हैं? 78,000, 89, 70,000, 80,000 या 50,000? देखो ये डाटा कोई एग्जैक्ट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है अप्रोक्सीमेट, कि हाँ अप्रोक्स यहाँ पे कितने होंगे? 76,000, 89 से ऊपर है। यहाँ पर ओवर भी इसलिए लिखा होता है कि
कम नहीं हो सकते, हमेशा ज़्यादा ही हो सकते हैं, क्योंकि एसबीआई एक बहुत बड़ी अपने आप में एक शाखा है और एक बहुत बड़ा उनका ब्रांच है, तो इसलिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोर वैल्यू ऑफ एसबीआई। एसबीआई में कौन इनमें से कोर वैल्यू का हिस्सा नहीं है। पहला है इनोवेशन। इनोवेशन मतलब होता है कि आपने कुछ बनाना। पोलाइटनेस, ये तो है ही। ट्रांसपेरेंसी, ये भी है। और एथिक्स, ये भी है। लेकिन है क्या नहीं, कोर वैल्यू क्या नहीं है इसमें स्टेट बैंक में? उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इनोवेशन। कोर वैल्यू में इनोवेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ एसबीआई। एसबीआई का प्राइमरी फोकस क्या है, मतलब क्या काम है, एसबीआई क्या चाहती है। पहला ऑप्शन है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट चाहती है। दूसरा, इनोवेशन एंड कस्टमर ऑफ एसबीआई। तीसरा है डिजिटल ट्रांसपेरेंसी। चौथा है ग्लोबल एक्सपेंशंस। तो क्या चाहती है आरबीआई चाहती इनोवेशन एंड कस्टमर ऑफ एसबीआई, कि ज़्यादा से ज़्यादा एसबीआई के कस्टमरों को बनाना और बैंक को आगे प्रोग्रेस तक ले जाना। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब्सिडायरी ऑफ एसबीआई। तो जो एसबीआई की जो सब्सिडायरी है वो कौन सी है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल, ये तो नहीं है भाई। अगला ऑप्शन देखते हैं, एचडीएफसी बैंक, ये भी नहीं है भाई। अब बच गए दो ऑप्शन, एसबीआई असेट मैनेजमेंट, ये नहीं है, और वो है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। ठीक है भाई साथियों, अगला क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑपरेट हाउ मेनी ऑफिस इन फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री में एसबीआई के कितने ऑफिस हैं। ये पिछले किसी बैंक में पूछा गया था, शायद इंडियन बैंक के सब स्टाफ टू क्लर्क में पूछा गया था कि भारत का जो ये बैंक है इलाहाबाद बैंक, सबसे पहले कहाँ पे खोला गया था। उसमें सिंगापुर, कोलंबो, कुछ ऐसे ऑप्शन थे। तो ऐसे यहाँ पर भी आ सकता है कि कितने ऑफिस हैं बाहर कंट्री में, कितनी कंट्री में ऑफिस हैं फॉरेन कंट्री में एसबीआई के। 150, 235, 300 या 200। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 235 ऑफिस बाहर हैं एसबीआई के। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी कंट्रीज डज हैव एसबीआई प्रेजेंस। प्रेजेंस में एसबीआई कितने कंट्रियों में है। 15, 29, 20 या 35। अभी शायद बढ़ भी सकते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं है, कुछ ज़्यादा भी हो गए होंगे। अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना दोस्तों, लेकिन मेरा जो आंसर है वो है 29। लेकिन आप उसको अपने हिसाब से एक बार गूगल में चेक कर लेना, आपको पता लग जाएगा। नहीं तो आप बोलोगे सर आपने गलत बता दिया है। और मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी सब स्टाफ को, किसी भी स्टूडेंट को गलत बताऊं। जो राइट है तो वो सही है। और आज का अंतिम और लास्ट सवाल है आसान, व्हेन वाज द एसबीआई कंस्टिट्यूटेड, कि एसबीआई कब बना था। अगर मैं हिंदी में बताऊं तो एसबीआई को कब बना था। 1 अप्रैल 1955, 1 जुलाई 1955, 1 मार्च 1955 या 1 जुलाई 1975। तो जो एसबीआई है वो बना था 1 जुलाई 1955, 1955 को बन गया था। ऑप्शन नंबर बी। ये था आज का सेशन। अगर आपको सेशन पसंद आए तो चैनल को एक बार फिर बता देता हूँ अंत में, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलने का आदी नहीं रहता, मैं काम से मतलब रखता हूँ। और मेरा काम है सब स्टाफ को क्लर्क तक पहुँचाना। मेरा मेन एम या मेरा मेन गोल एक ही है
जितने भी सब स्टाफ भाई हैं उनको मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लर्क बन सकें, और जो आगे नए बच्चे आएंगे उनके लिए भी रास्ता खुले, क्योंकि हर कोई चाहता है कि आप एक सीढ़ी ऊपर रहें, और जो क्लर्क है वो चाहते हैं कि हम स्केल 1 बने, लेकिन आप ज़रूर इस सीढ़ी को पार करें। और अब मैं ज़्यादा ना कहते हुए, वीडियो आपको 10 या 10:15 बजे मिल जाएगा, और वीडियो को ज़रूर देखें और शेयर ज़रूर करें। पीएनबी वालों का भी आएगा अभी सेशन, एक आध दिन, फिर पीएनबी, फिर स्टेट बैंक, पीएनबी, ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन जनरल बैंकिंग जो कि सभी बैंकों के लिए लागू होती है। तो फिर आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ, और मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू, धन्यवाद।